नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 ज्योग्राफी का, जो कि है आपका एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। तो एग्रीकल्चर हम सबको मालूम है, एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, तो एक प्राइमरी सेक्टर में आती है, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, और एग्रीकल्चर में होता क्या क्या है, तो ये रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही बेटर हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकती हैं, तो वो देख लीजिए। टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस है। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखिए। अब देखिए, एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि आज से स्टार्ट हुआ है, बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है। इसलिए उसके टाइप्स जो हैं डे बाय डे, ईयर्स बाय ईयर्स, डेकेड बाय डेकेड, उसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई है, क्योंकि उस साथ साथ पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है, टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, ओल्ड वन, यानी कि ओल्ड टूल्स के इस्तेमाल से वैसी ही फार्मिंग जिसमें ओल्ड टूल्स का इस्तेमाल हो, उसको हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल पैचेस पर होती है, यानी कि छोटे छोटे एरियाज में ये इस तरह की एग्रीकल्चर होती है, क्योंकि लार्ज एरिया में तो हो ही नहीं सकती है ओल्ड टूल्स से, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कंज्यूमिंग है। ठीक है, चलिए अब इसी में एक पार्ट आता है आपका स्लैश एंड बर्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। स्लैश बर्न मतलब क्या होता है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में स्लैश किया जाता है, कटिंग की जाती है, उसको आग लगाया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जो कि आपका फिगर 4.1 में ऑलरेडी दिया है। इसी स्लैश एंड बर्न को जूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। अब इस स्लैश एंड बर्न और जूमिंग को अलग अलग हमारे कंट्री में भी और वर्ल्ड में भी अलग अलग नेम से जाना जाता है। ठीक है, तो कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग, वो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। जूमिंग कल्टीवेशन आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, अब देखिए, पामलो इन मणिपुर में बोला जाता है, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब देखिए, जूमिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मिल्पा देख लीजिए, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में कहा जाता है। कोनको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मसोली इन सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, लाडंग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। उसी तरह से इंडिया जो है एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन कहा जाता है बीवर का और दैयार का, इन मध्य प्रदेश कहा जाता है। पोडू और पिंडा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है, पामा दोबी, कोमान, बिंगी इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वलरी और वल्ट्रे जो बोला जाता है वो साउथ ईस्टर्न राजस्थान। उसके बाद देखिए, खील हिमालयन बेल्ट और कुरुवा इन झारखंड। इन सारे एरियाज में जूमिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नेम है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्टेट्स में रीजन्स में इसको जूमिंग कल्टीवेशन ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये क्या होता है कि ये एक ऐसी टाइप्स ऑफ फार्मिंग है जो हाई पॉपुलेशन को फीड करती है। ठीक है, और इस पर बहुत सारा प्रेशर होता है, ये छोटे से लैंड के एरियाज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है हाई पॉपुलेशन को फीड करने की। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग अदर नेम आपसे पूछता है सीबीएसई, तो अदर नेम क्या है, कैश क्रॉप्स। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि लार्ज एरिया में एक ही टाइप ऑफ सीरियल्स का यहाँ पर सोइंग की जाती है। ठीक है, ताकि उसी एक सीरियल का लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन हो सके और उसको कमर्शियल तौर पर बेच सके। ठीक है, कैश क्रॉप्स में जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है राइस, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है स्टेट में हरियाणा और पंजाब, उड़ीसा भी आ जाता है इसमें। चलिए अब देखिए, इसी कमर्शियल फार्मिंग में ही हमारा प्लांटेशन के बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है, अब प्लांटेशन क्या होता है वो देख लीजिए, वो भी आपके किताब में दिया है। अ सिंगल क्रॉप ग्रो इन ऑन अ लार्ज एरिया, एक ही सिंगल क्रॉप है, लार्ज एरिया में उसी की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, अब देखिए, ये द प्लांटेशन हैज द इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। प्लांटेशन जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों ही एक दूसरे के अप्रोप्रिएट वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से इंडिया में जो है मेन प्लांटेशन के टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो टी है, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारे के सारे हैं।
ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स देख लीजिए कहाँ कहाँ के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। टी इन असम, नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटका, ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट इसको बताया जाता है, ठीक है। बनाना जो है वो साउथ इंडिया में जो है वो सदर्न साइड ऑफ इंडिया, वहां पर इसको एक तरह का कैश क्रॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है। और बैम्बो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको कैश क्रॉप्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए हमारा है क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। अब कौन से मंथ में या कौन से सीजन में किस तरह के क्रॉप्स की सोइंग की जाए ये भी हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए तीन ही है जो कि आप 6, 7, 8 ऑलरेडी पढ़ के आए हो, 10th में दोबारा से पढ़ रहे हो। तो आइए राबी, खरीफ एंड जायद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यही तीन है हमारे। राबी देख लीजिए, अक्टूबर से दिसंबर तक जो होती है यानी कि विंटर सीजन जो होती है इसकी सोइंग होती है। हार्वेस्ट समर सीजन में होती है यानी कि अप्रैल और जून में। इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप कौन कौन से हैं तो वो देख लीजिए, बीट, व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे के सारे हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इसमें आ जाती हैं। अब कौन कौन सी स्टेट जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद, ठीक है, राबी क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाई है वो भी देख लीजिए। हमारा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान भी इसमें आ जाती है। अब आइए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में क्या आता है तो ये मानसून की शुरुआत जो होती है उसमें इसकी सोइंग की जाती है और हार्वेस्ट जो है वो सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स आती हैं तो पैडी है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, तूर है, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, इटेसी, ये सारे के सारे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट्स इसमें असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ज्यादातर यानी कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ये सारे के सारे खरीफ क्रॉप्स में बहुत ज्यादा आ जाती हैं। इवन हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ पार्ट्स में भी इसकी ग्रोइंग बहुत अच्छी खासी होती है, ठीक है। अब देखिए असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी मिलती हैं यानी कि 3 डिफरेंट टाइप्स की पैडी ग्रो होती हैं। उस पैडी का नाम आपसे पूछता है तो वो क्या क्या है तो औस, अमन एंड बोरो, ठीक है। अब देखिए, अब राबी और खरीफ के बीच का जो सीजन होता है उसमें हमारी जायद की एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। अब इस वजह से जायद में हमारा जितने भी फ्रूट्स वगैरह आते हैं ये हॉर्टिकल्चर मेनली इसमें आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल भी उसी तरीके का होगा। फ्रूट्स वेजिटेबल्स में वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, ये सारे के सारे, ठीक है। अब आइए मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स जो है इंडिया में वो कौन कौन सी हैं तो राइस, व्हीट, मिल्ट्स, पल्स, टी, कॉफी, सुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, इटीसी, ये सारे के सारे हमारे मेजर क्रॉप्स इन इंडिया माने जाते हैं। राइस देख लीजिए, राइस क्या है हमारा स्टेपल फूड है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ये ईट करती हैं, ठीक है। हमारा कंट्री जो है वो सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है राइस में चाइना, ठीक है। राइस क्या है खरीफ क्रॉप है और इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके लिए हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए तो अबव 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारा राइस जो है वो कौन से स्टेट्स में ज्यादातर फाउंड ऑफ होता है तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसकी ग्रोइंग बहुत ज्यादा होती है, इवन कोस्टल एरियाज में और डेल्टेटिक रीजन्स में भी। अब स्टेट के नाम जान चाहिए तो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी इसकी सोइंग होती है। व्हीट देखिए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर सीबीएसई जो है वो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं पूछता है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स पूछता है आपसे, तो व्हीट आप याद रखिएगा, ठीक है। रेनफॉल कितना चाहिए इसको तो 50 to 75 डिग्री सेल्सियस इसको रेनफॉल चाहिए। कौन से जोन में ये सबसे ज्यादा ग्रोइंग होती है तो गंगा सतलज प्लेन का जो एरिया है और डेक्कन प्लेट्यूज का जो एरिया है वहां पर इसकी सोइंग सबसे ज्यादा होती है। स्टेट कौन कौन सा है तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार और राजस्थान। मिल्ट्स देख लीजिए तो ज्वार, बाजरा, रागी जो है वो इंपॉर्टेंट मिल्ट्स आती हैं, ठीक है। अब इसको बोला जाता है कोर्स ग्रेन यानी कि बड़े दानों वाले, ठीक है। दाने तो होते हैं लेकिन बड़े दाने वाले को कोर्स ग्रेन कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत हाई होती है।
रागी में क्या क्या फाउंड होता है वो देख लीजिए। रागी में आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रफेज फाउंड ऑफ होती है। वहीं ज्वार देखिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स होती हैं रिस्पेक्टेड एरिया में, यानी कि सारे एरियाज में ये नहीं उतना इस्तेमाल होते, कुछ एरियाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मेजर ज्वार प्रोडक्शन स्टेट कौन कौन सी हैं, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे। बाजरा देखिए, बाजरा ग्रोस वेल इन द सैंडी सॉइल्स एंड सैलो ब्लैक सॉइल, यानी कि सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल में ये फाउंड ऑफ होती है। ठीक है, मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी हो जाएगी, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। ठीक है, अब रागी के लिए ड्राई रीजन्स की इंपॉर्टेंस होती है, उसमें ज्यादा ग्रोथ होती है, रेड एंड ब्लैक सॉइल, सैंडी, लोमी, सैलो ब्लैक सॉइल, इन सब में ज्यादातर इस ग्रो करती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश इसमें आ जाती है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इसमें सिर्फ डाटा है, आपको बस अपने पास किताब रखना है या फिर इस वीडियो को लगातार 3 बार 4 बार 5 बार आप इसको सुन लेना है। ठीक है, इसमें कुछ भी समझने वाली नहीं है, सिर्फ डाटा है, आप याद करो, रट जाओ, समझ जाओ। समझने में एक चीज है कि अगर कोई क्रॉप्स आपको नहीं याद आ रही है कौन सी स्टेट लिखे तो पंजाब हरियाणा लिख देना। ठीक है, आइए मेज आते हैं। मेज जो है वो फूड एंड फोडर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि खाने के लिए भी और चारा, गाय भैंसों के चारे के लिए, कैटल्स के चारे के लिए भी। ये खरीफ क्रॉप है, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ये ओल्ड एल्वल सॉइल में बहुत ज्यादा ग्रो करती है। ठीक है, और बिहार में जो है इसको रबी क्रॉप की तरह ग्रोइंग की जाती है। ठीक है, इसमें HYV सीड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मेजर जो मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं, तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसमें मेन आ जाती है। अब आ जाइए पल्सेस। पल्सेस देख लीजिए, इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर माना जाता है, यानी कि प्रोडक्शन भी यहाँ होती है इंडिया में सबसे ज्यादा और कंज्यूम भी इंडिया में सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा लोग दाल खाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। ठीक है, मेजर पल्सेस ग्रोइंग जो इंडिया में है वो कौन कौन सी है, तो तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पी और ग्राम, इन सब की ग्रोइंग बहुत ज्यादा होती है। पल्सेस जो है, अब उसके लिए देख लीजिए किस तरह के सीजन में सबसे ज्यादा ग्रोइंग होती है। तो पल्सेस नीडेड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन द ड्राई कंडीशन, बहुत कम उनको मॉइस्चर की जरूरत होती है और ड्राई सीजन्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, बीइंग ल्यूमिनस क्रॉप, ऑल दिस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर हेल्प टू रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सेशन नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। अब देखिए अरहर को छोड़ करके बाकी जितने भी दालें हैं वो सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लीजिए, तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और कर्नाटका है। शुगर केन आइए, यानी कि फूड क्रॉप अदर देन द ग्रेन्स में शुगर केन्स आ जाइए। शुगर केन्स जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज्यादा फाउंड ऑफ होती है। टेम्परेचर इसको कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 75 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ शुगर केन को भी बहुत लो रेनफॉल की नीड होती है। ठीक है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री मानी जाती है। फर्स्ट में कौन है, ब्राजील। ठीक है, अब मेन सोर्सेस क्या क्या होते हैं, इससे क्या क्या बनाया जाता है, तो शुगर है, गुड़ है यानी कि जैगरी, उसके बाद है खंडरी और मोलासेस। ठीक है, मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लीजिए, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, उसके बाद है वाइल्ड सीड्स। तो आइए अब हम लोग वाइल्ड सीड्स पढ़ते हैं। ठीक है, ऑयल सीड्स जो है आर ग्रोन इन द कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ अ कंट्री। 12% ये कवर करती है, जितनी भी क्रॉप्स वगैरह इंडिया में ग्रो करती है। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड्स एंड द सनफ्लावर। इनकी प्रोडक्शन इंडिया में ऑयल सीड्स के तौर पर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादातर इसमें क्या है, तो एडेबल है या फिर कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे ऑयल सीड्स हैं जिसका इस्तेमाल सोप्स, ठीक है, कॉस्मेटिक्स और आपको ऑइंटमेंट में किया जाता है। ठीक है, ग्राउंडनट देख लीजिए, अब एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है,
और इसकी प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है और थोड़ी बहुत राजस्थान और तमिलनाडु में भी हो जाती है। लिनसीड देख लीजिए, लिनसीड एंड मस्टर्ड दोनों के दोनों राबी क्रॉप्स है। सीसम जो है वो खरीफ क्रॉप है इन नॉर्थ एंड राबी क्रॉप्स इन साउथ इंडिया, ठीक है। एंड कस्टर्ड सीड्स इज ग्रोन बोथ एज अ राबी एंड खरीफ। कस्टर्ड जो है वो राबी और खरीफ दोनों की तरह ग्रोइंग होती है। इसके बाद है टी। टी पे जाने से पहले दोस्तों चैप्टर के आखिर में जब आप पहुंचिएगा तो वहां आपको इस पूरे के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट सीड्स हैं, सेरल्स हैं, क्रॉप्स हैं, इन सब का एक लिस्ट मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा। आई होप सो 1 पेज में मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर 2 पेज हो तो आप प्लीज उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि वो एक तरह से टेबल आपके पास हो। चलिए टी पर आते हैं। टी जो है, टी कल्टीवेशन जो है एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर के तौर पर होता है, ठीक है। ब्रिटिशर्स इंडिया में लेके आए थे, ये हम सबको मालूम है, ठीक है। आज के डेट में ज़्यादातर जो एरियाज हैं, ज़्यादातर प्लांटेशन के जो भी एरिया हैं, उन सारे के ऑनर कौन है? तो इंडियंस हैं, ठीक है। अब ये जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट कंडीशन पर ट्री की ग्रोइंग हो सकती है, ठीक है। टी के बुशेज होते हैं, वार्म्स एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में ये सालों भर ये ग्रो करती रहती है, यानी कि एक बार आप लगा दो उसका छोड़ दो, धीरे धीरे उसकी पत्तियां आएंगी, पत्तियां तोड़ तोड़ के लोग नीचे रखते जाते हैं, आपने देखी होगी ऐड वगैरह में। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लीजिए तो असम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, उसके बाद है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, अपार्ट ऑफ फ्रॉम देश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये सारे के सारे ट्री ग्रोइंग एरियाज हैं। कॉफी आई है। इंडियन कॉफी जो है वर्ल्ड में नोन एज द गुड क्वालिटी के लिए इंडियन कॉफी जो है बहुत मशहूर है। अरबिका वैरायटी जो थी माना जाता है यमन से आई थी, सबसे पहले इंडिया में इसी की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी और उसके बाद वैरायटी ऑफ डिमांड्स वर्ल्ड में इसकी बढ़ती जा रही है। आज भी देखिए तो वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड है। कल्टीवेशन इंट्रोडक्शन जो है इनिशियली जो है इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था बाबा बुधन हिल्स में, ठीक है, जो कि नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु तक बढ़ चली है। आज के डेट में इन सारे एरियाज में होती हैं। हॉर्टिकल्चर देखिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो इंडियन फ्रूट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही जोन पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्रूट्स की क्रॉपिंग होती है। जैसे मैंगो इन महाराष्ट्र जो पॉपुलर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंज इन नागपुर, चेरापूंजी, मेघालय, बनाना इन केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड द तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ग्रैप्स इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल, पीस एंड एप्रिकॉट, वॉलनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश इज द ग्रेट डिमांड ऑफ द वर्ल्ड ओवर, ठीक है। इन सब की डिमांड जो है वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा है। अब आइए इंडिया की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग पीस और कॉलीफ्लावर, अनियन, काबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, इन सब का इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रोइंग होती है। अब आइए नन फ्रूट क्रॉप्स। अब नन फ्रूट क्रॉप्स में कौन आते हैं? तो हमारा सबसे पहला आता है रबर। रबर देख लीजिए, इक्वेटोरियल क्रॉप्स है। ये भी हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन्स में होता है। इसके लिए जो क्लाइमेट कंडीशन चाहिए वो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल जो वो भी मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए इसको। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा रेनफॉल की नीड होती है। ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए रबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ कहाँ ग्रो होती है? तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड, गैरो हिल्स एंड मेघालय में। फाइबर क्रॉप्स देख लीजिए, द कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में ये 4 ही हैं। फर्स्ट 3 डिराइव्ड एज द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। फर्स्ट 3 यानी कि कॉटन, जूट और हेम्प की बात हो रही है, ये सारे के सारे जो है वो क्रॉप्स की तरह ग्रो किए जाते हैं। लेकिन नेचुरल सिल्क जो है वो ककून, आपको मालूम होगा, सिल्क वर्म वगैरह इन सब से निकलती है, उसकी रेयरिंग की जाती है और उस पूरे के पूरे सिल्क फाइबर को जो एक पैटर्न जो होता है उस पैटर्न को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉटन। इंडिया जो है, इंडिया इज बिलीव्ड टू बी अ ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट।
क्योंकि शुरुआत के टाइम से इंडिया से कॉटन की प्रोडक्शन होती थी और चाइना जो था वहाँ से सिल्क की होती थी। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया शुरुआत से ही कॉटन एरियाज़ के तौर पर जाना जाता है। यहाँ रॉ मटेरियल्स के तौर पर कॉटन का इस्तेमाल होता था। टेक्सटाइल मिल्स वगैरह भी यहाँ सेटअप सबसे पहले हुए थे। 2015 तक यहाँ ढेर सारे, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन आफ्टर चाइना। ठीक है, चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट था इंडिया। ठीक है, अब देख लीजिए कॉटन के लिए जो है वो लाइट रेनफॉल होनी चाहिए, इरिगेशन होनी चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि बिल्कुल वहाँ कोई कुहासा ठंडा वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। ये खरीफ क्रॉप है और इसको पूरी तरह से मैच्योर होने में 6 to 8 मंथ लग जाते हैं। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अब देख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जूट आइए, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स में इसकी प्रोडक्शन होती है और हर साल ये रीन्यू होती है। हाई टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग होता है? तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। ठीक है, इन सब में बहुत ज़्यादा ये होते हैं। अब इससे बनती क्या क्या है? तो गनी बैग्स इसमें सबसे ज़्यादा है। मैट्स, रोप्स, यार्न, कार्पेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स इससे बनती है। चलिए अब आते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब देख लीजिए, तो देखिए दोस्तों, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, उसी पर मेन फोकस। वो लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई झंझट नहीं है। जो लाइन बाय लाइन पढ़ना है वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप मेरी बातों को अगर सुन रहे हैं, प्लीज़ यहाँ आपको बुक का पेज बाय पेज आपको फ्लैश हो रहा होगा। सारे जितने भी मैंने लाइनें बोली हैं सब के सब आपको हाईलाइट होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है मेरा हिस्ट्री का, आपको सिविक्स का, तो आप ये जानते होंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ हाईलाइट बिल्कुल कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो फ्लैश भी हो रही होगी। ठीक है, चलिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स जो था इंडिया में मेन फोकस किया गया 5 ईयर प्लान से। पहला 5 ईयर प्लान जब यहाँ लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? 1951 में। चले, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था उसने ढेर सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की एग्रीकल्चरल फील्ड में 1960 1970s तक। उसी का एक समझिए परिणाम था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो थी वो इंडिया में आई। इतनी अच्छी तरीके से इंडिया के लोग जो थे उनको फुलफिल किया जा सका। अब देख लीजिए 1980s एंड 1990s comprehensive लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड विद द इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। दोनों ही तरीके से इंस्टीट्यूशनल भी वहां पर सेटअप किया गया और लैंड रिफॉर्म्स की भी अलग अलग तरह की पेशी की गई। ठीक है, अब इसके थ्रू प्रोविजन क्या क्या लाया गया? देखिए, प्रोविजन लाया गया कि क्रॉप की इंश्योरेंस होगी गवर्नमेंट के थ्रू, ये सारे अगेंस्ट द ड्रॉट्स, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज, एस्टैब्लिशमेंट। अब इस सब के लिए क्या किया गया? कैसे लोगों के पास पैसे जा सके, किसानों के पास? तो ग्रामीण बैंक्स के एस्टैब्लिशमेंट की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एस्टैब्लिशमेंट की गई, और बहुत ही सस्ते दरों पर, यानी कि न्यूनतम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोगों को लोन, किसानों को लोन दिया गया। अब इसी लोनिंग सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए केसीसीसी का डिपेंड किया गया, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। ठीक है, उसके बाद PAIS भी लॉन्च हुआ, यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके के बुलेटिन स्टार्ट किए जो रेडियो और टेलीविजन दोनों पर वेदर कंडीशन, साइक्लोन, इन सारे के बारे में किसानों को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद मिनिमम MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि फार्मर जो हैं वो मिडिल मैन से बच सके, डायरेक्ट गवर्नमेंट को वो अपना जो भी क्रॉप्स है वो सारे के सारे बेच सके। ठीक है, अब देखिए बुधन ग्राम धन योजना। देखिए, अब ये जो थिंकिंग थी ये महात्मा गांधी का थॉट प्रोसेस था, लेकिन इसको महात्मा गांधी ने नहीं, उनके ही एक शिष्या जिनको कहा जाता है हमारी विनोबा भावे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। अब वो क्या की, उन्होंने पद यात्रा स्टार्ट की। अब इस पद यात्रा से क्या था कि गांधी जी की जो थॉट प्रोसेस थी उसको प्रदेश बाय प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सभी एरियाज में घूम घूम के लोगों के पास जाती, बताती कि आप जो हैं, आपके पास अगर बहुत लैंड है तो उससे सिर्फ आपका पेट भर सकता है, अगर आप छोटे छोटे गरीब किसानों में बांट देते हैं तो उनका भी पेट भर सकता है, वो भी इंक्रीज कर सकते हैं, सोसाइटी में अपना नाम कर सकते हैं, और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। और इससे इंस्पायर्ड होकर के श्री
श्री रामचंद्र रेड्डी का एक नाम दिया है, जिन्होंने अपना 80 एकड़ जमीन जो है वो किसानों में बांट दिया था। ठीक है, तो ग्राम धन और उसको बोला गया भूधन। ठीक है, तो इसी योजना को भूधन ग्रामधन मूवमेंट बोला गया, और इसी योजना को हम लोग एक और मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब आइए अगला है आपका। अब इसमें देखिए एग्रीकल्चर मानी जाती है बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, हमारी कंट्री की बैकबोन मानी जाती है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है यानी कि जीडीपी हमारी रजिस्टर्ड यानी कि डिक्लाइन होना या इंक्लाइन होना, ये दोनों ही हमारे एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है।